जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजी DRF में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान में है। तो वहाँ पे जो है पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, जिसमें ज्योग्राफी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो आपके पीएचडी एंट्रेंस होता है। लगभग अमूमन हर यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पीएचडी के लिए होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। तो इससे आपको काफ़ी क्या मिलने वाला है, हेल्प मिलने वाला है कि जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके टोटल 50 क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं कि आपके इस जो है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फूलों की खेती में विशेषज्ञता वाला देश कौन सा है। इधर आपका जो है हिंदी में दिया गया है और सेम ही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं कि जिसको हिंदी न समझ में वो इंग्लिश वाला देख सकते हैं कि द कंट्री, इधर लिखा गया है इसको इंग्लिश में कि द कंट्री विच स्पेशलाइज इन द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स इज। तो ऑप्शन में दिया है स्पेन, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो इस चारों में आपको बताना है कि जो फूलों की खेती होती है उसमें स्पेशलाइजेशन किसको हासिल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। वहाँ पर नीदरलैंड में फूलों की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। दूसरा है ये क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा राजकीय फार्म स्थित है, यानी द लार्जेस्ट स्टेट फार्म ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो जो भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो राजकीय फार्म जो सबसे बड़ा पूछा गया है ये किस जो है एस्पेक्ट में पूछा गया है, ये एरिया के एस्पेक्ट में या वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसका जो जो आंसर है, ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कि इस चारों में सबसे बड़ा राजकीय फार्म कहाँ स्थित है। तो इसको जो है हम लोग यहीं पर जो है इसको स्किप करेंगे और आंसर की का वेट करेंगे कि जो आंसर की आएगी तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या सही माना जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उद्योग है, यानी प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सा है। ऑप्शन है लकड़ी काटना, कागज बनाना, चीनी उद्योग या रबड़ उद्योग। तो उसमें आपको बताना है कि प्राथमिक उद्योग कौन सा है। तो प्राथमिक उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें हम नेचर से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उद्योग जैसे आप खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, लकड़ी काटते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लकड़ी काटने का काम। अगला है कि चीनी जैसे खाद्य उद्योग किसके निकट स्थापित होते हैं, यानी जो शुगर इंडस्ट्री होती है उसको कहाँ पे लगाया जाता है मुख्य रूप से। ऑप्शन है कच्चे माल के पास, बी है बाजार के पास, सी है राजधानी के पास, या डी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रम की उपलब्धता होती है, लेबर की उपलब्धता होती है। तो चीनी उद्योग क्या है? चीनी उद्योग में जो रॉ मटेरियल है वो आपका क्या है? शुगर केन है। और जो शुगर केन है वो एक देखा जाता है कि क्या है आपका, कि जब भी इसको हम ये लूजिंग, ये जो है ये जो है वेट लूजिंग मटेरियल इसमें यूज हो रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए कि अगर आप 100 केजी जो है गन्ना लेते हैं यानी शुगर केन लेते हैं तो आपको जो चीनी मिलने वाली है वो कम से कम 10 या 8 केजी मिलने वाली है। यानी ये क्या है, एक प्रकार से जो है वेट लूजिंग इंडस्ट्री होती है। तो यह ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हम ऐसे मटेरियल का प्रयोग करते हैं जिसका वेट प्रोसेसिंग के बाद लूज होता है, तो उसको हम कहाँ लगाते हैं? उसको हम लगाते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि जो चीनी इंडस्ट्री में हम जो रॉ मटेरियल है गन्ना है, अगर उसको हम जब खेतों से निकालते हैं तो उसको हम काफ़ी दिनों तक जो है नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो मोलिसेस होते हैं, जो भी आपके उसमें जो है मोलिसेस पाए जाते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। इसलिए हम तुरंत खेतों से निकालकर उसको जितना कम टाइम हो सके उसके कम टाइम में हमको मिलों में पहुंचाना होता है। इसलिए जो चीनी उद्योग होते हैं, जिसको कह सकते हैं एक तरह से भारहीन उद्योग होते हैं, यानी भार की इसमें कमी आती है प्रोसेसिंग करने के बाद, तो ये कहाँ पे लगाए जाते हैं? कच्चे माल के स्रोत के पास लगाए जाते हैं। अगला है कि एक पशु फार्म का उपयोग करता है, यानी ये कह रहा है कि अ कैटल रैंच मार्क्स यूज ऑफ, यानी जो पशु फार्म होते हैं उसमें बेसिकली देखा जाए तो किसका उपयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है बड़ी मात्रा में श्रम, बी है भूमि का बड़ा क्षेत्रफल, सी है बड़ी मात्रा में पूंजी, और डी है मशीनरी का बड़ा भंडार। तो आपको बताना है कि जो पशु फार्म होते हैं बड़े जो है उसमें किसका उपयोग ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है रैंच। रैंच का मतलब होता है पशुओं का बाड़ा। तो जो विकसित कंट्री है वहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े
जो है कैटल फील्ड होते हैं, बड़े बड़े जो है घास के मैदान होते हैं, बड़े बड़े जो है पशु फार्म होते हैं। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि पशुओं को पाला जाता है। 1 या 2 व्यक्ति रहते हैं और वो क्या करते हैं कि पूरे के पूरे पशु को बाड़े में रखते हैं, उसके बाद फील्ड में जो है ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि का बड़ा क्षेत्रफल। यानी अगर आपको पशु फार्म जो पशु फार्म अगर आपको लगाना है तो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है? भूमि का बड़ा क्षेत्रफल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। अगला है कि अगला क्वेश्चन है आपका कि फिलीपींस की स्थानांतरणशील खेती क्या कहलाती है? यानी जो फिलीपींस में स्थानांतरणशील खेती होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है उसको, या कल्टीवेशन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है लदांग, केंगिन, कोइनको या रोका। जैसे आपके यहाँ इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं? झूम के नाम से जानते हैं। अगर उसमें भी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग नाम देखने को मिलता है। उसी प्रकार से फिलीपींस में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको नाम जानते हैं केंगिन के नाम से। किसके नाम से? केंगिन। बाकी लदांग कहाँ पे होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? मलेशिया में। कोनको कहाँ से होता है? वेनेजुएला में। और रोका कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में होता है। अगला है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, कि बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग सर्वेक्षण सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? यानी जो लैंड यूज सर्वे का काम किया गया था सबसे पहले बहुत बड़े पैमाने पर, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है एल.डी. स्टैम्प, W.D. जोन्स, जॉन बीवर और डी विटलसी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल.डी. स्टैम्प, जो कि क्या थे? ब्रिटेन के एक बहुत बड़े जियोग्राफर थे, विद्वान थे, स्कॉलर थे। और इन्होंने सबसे पहले लैंड यूज ऑफ ब्रिटेन एंड मिसयूज करके किताब है इनकी। ठीक है, तो ये भी उन्होंने लिखा है। और यही एक जियोग्राफर थे सबसे जिन्होंने क्या किया था? बहुत बड़े पैमाने पर लैंड की क्या करवाई थी? मेजरिंग करवाई थी, सर्वे करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, एल.डी. स्टैम्प। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में सिंचाई के लिए गारलैंड नहर सिद्धांत की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन है दिनसा जे दस्तूर, भाटिया, एम सफी या जसबीर के द्वारा। तो भारत में जो गारलैंड नहर सिद्धांत की अवधारणा व्यक्त की गई थी वो किसके द्वारा व्यक्त की गई थी? वो व्यक्त की गई थी दिनसा जे दस्तूर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्थानिक त्रिभुज की अवधारणा किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, यानी जो कंसेप्ट ऑफ लोकेशनल ट्रायंगल है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है अल्फ्रेड वेबर, ऑगस्ट लॉस, W.M. किस्ट्रॉलर या जॉन बीवर। तो इसका राइट आंसर क्या है? अल्फ्रेड वेबर। इन्होंने 1909 में उद्योगों की स्थापना से संबंधित अपना सिद्धांत व्यक्त किया था, जिसमें इन्होंने लोकेशन ट्रायंगल का प्रयोग किया था और बताया था कि अगर कहीं पर भी इंडस्ट्री आपको लगानी है तो आप कहाँ पे लगाएंगे? कच्चे माल के पास लगाएंगे कि मार्केट में लगाएंगे कि दोनों के बीच में लगाएंगे? और इस प्रकार इन्होंने क्या किया था? एक ट्रायंगल बनाया था और इसी में अपना क्या किया था? थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में पिग आयरन का उत्पादन करने में सक्षम पहली इकाई कहाँ लगाई गई थी? ऑप्शन है जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर या कुल्टी। तो भारत में पहली पिग आयरन की जो फैक्ट्री लगाई गई थी वो कहाँ पे लगाई गई थी? वो जमशेदपुर में लगाई गई थी 1907 में। कहाँ पे है? झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, पहली फैक्ट्री लगाई गई थी कुल्टी, पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये क्या गया था? असफल हो गया था। तो पहला कारखाना सफल कहाँ पे लगा था? जमशेदपुर 1907 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं LPG मॉडल, यानी लिबराइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये इस औद्योगिक नीति का या इस औद्योगिक नीति का प्रमुख स्वर जो दिया गया था वो कब दिया गया था? 1970 के औद्योगिक मॉडल में, 1980 के, 1956 के या 1991 के? तो इसको कौन भूल सकता है कि 1991 में एक ऐसा समय आया था कि भारत के पास केवल 2 दिन के व्यापार के लिए ही पैसा बचा था। और उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे, माने जो है मनमोहन सिंह जी थे वित्त मंत्री, और इन्होंने LPG मॉडल लेकर आया था 1991 में। इसका नाम क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच की सीमा है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच, भारत और नेपाल के बीच या भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो मैकमोहन किसके बीच की सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच में, जो कि 1914 में डिटरमाइन की गई थी लगभग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रिमलैंड में निम्नलिखित में से किस एक देश या क्षेत्र शामिल नहीं है। रिमलैंड थ्योरी किसकी है? तो 1943 और 44 के आसपास में एक थ्योरी दी गई थी जिसका नाम क्या था? रिमलैंड, जो कि हार्टलैंड की क्या थी? जस्ट अपोजिट थ्योरी दी गई थी। और यही तो पूछा जा रहा है कि जो रिमलैंड की थ्योरी है स्पाइकमैन की थ्योरी थी, और इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि जैसे रिमलैंड की जो थ्योरी दी गई थी, तो रिमलैंड की थ्योरी की इन्होंने आलोचना की थी और बताया था कि भविष्य में जो इन्होंने जो है हार्टलैंड थ्योरी का जो है आलोचना की थी और बताया था कि भविष्य में जो रिमलैंड एरियाज हैं, रिमलैंड ऐसे एरियाज थे जो कि एक बाउंड्री पर स्थित थे, किसके? स्थल और जलीय क्षेत्र के। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि भविष्य में अगर देखा जाएगा तो पूरे वर्ल्ड पे एक महत्व के रूप में जो सामने आएगा वो क्षेत्र, वो कौन सा क्षेत्र रहेगा? रिमलैंड क्षेत्र रहेगा। स्पाइकमैन का ऐसा मानना था। और इस रिमलैंड क्षेत्र में जो शामिल किया गया था, जैसे आपका पूरा अरबियन पेनिनसुला वाला रीजन था, इंडिया था और चाइना था और पूर्वी रसिया वाला रीजन, ये पूरा का पूरा शामिल था। तो इसमें रूस भी शामिल था, भारत भी शामिल था, पूर्वी साइबेरिया भी शामिल था। इसमें पूछ रहा है कौन शामिल नहीं था, तो इसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया किसी प्रकार से शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि मेगालोपोलिस की अवधारणा सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है C.D. हैरिस, जी गाटमैन, W. क्रिस्टालर या R.E. डिकिंसन। तो मेगालोपोलिस के जो शब्द का सर्वप्रथम अवधारणा या प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? जॉन गाटमैन के द्वारा दिया गया था। और इसको कहाँ सबसे पहले देखा गया था? नॉर्थ ईस्ट USA में देखा गया था कि बहुत बड़े रीजन में क्या था कि पूरा का पूरा वो एरिया था, वो कैसा था? वो पूरा का पूरा अर्बनाइज्ड एरिया था, वहाँ पर नगर ही नगर बसे हुए थे। यानी बहुत विस्तृत क्षेत्र में जब अर्बनाइजेशन हो जाता है तो उस पूरे एरिया को क्या बोल दिया जाता है? मेगालोपोलिस बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपसे कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे कस्बे मुख्यतः उपलब्ध कराने के लिए विकसित होते हैं। यानी जो रूरल एरियाज में देखा जाता है कि जो छोटे कस्बे होते हैं यानी स्मॉल टाउन होते हैं, वो कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं? मार्केट फैसिलिटी यानी बाजार सुविधा, शिक्षण सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा या प्रशासनिक सुविधा। तो मुख्यतः देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पर ज़्यादा क्या होती है, आप लोकल जो मार्केट होते हैं उसी को हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही जो कंसेप्ट है कि आप अगर किसी भी रूरल एरिया में रहते होंगे तो आप अपने लोकल एरिया में देखते होंगे कि जो मार्केट एरिया है वो तो पूरा एक तरह से देखा जाए तो टाउन रहेगा। ठीक है, तो वो आपको कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है? वो आप देखा जाए तो आपको बाजार सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन की वृद्धि ध्रुव की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? यानी जो ग्रोथ पोल थियरी है वो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है फ्रेंकोइस पेरोक्स, R.P. मिश्रा, फ्रीडमैन या शुम्पीटर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंकोइस पेरोक्स। तो इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक व्यापक रूप से पाई जाती है। यानी मैंग्रोव जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? वेजिटेशन जो होती है मैंग्रोव। ऑप्शन है मालाबार यानी पश्चिमी तट पे, सुंदरबन क्षेत्र में, कच्छ का रण में या उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन क्षेत्र है वो भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए क्या है? फेमस है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि तटीय तराई क्षेत्रों में बाढ़ लगभग एक नियमित समस्या बनी हुई है। यानी कोस्टल रीजन में जो बाढ़ की फ्लड की सिचुएशन है वो एक आम प्रॉब्लम हो गई है। किस स्टेट में? गुजरात में, केरल में, कर्नाटक में या उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा, क्योंकि ये क्या है? एक लो लैंड एरिया यानी लो लैंड जोन में है उड़ीसा। तो यहाँ पर कोस्टल एरिया में क्या है कि किसी न किसी कारणवश से लगातार बाढ़ आती रहती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि कार्ल रिटर का निम्नलिखित में से एक किसके साथ जुड़ा हुआ है? यानी कार्ल रिटर का जो नाम है, एक जर्मन जियोग्राफर थे, बहुत बड़े जियोग्राफर थे, तो इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? कॉस्मोस से, अडकुंडे से, मानव भौगोलिक से या मानव भूगोल से। तो इसका राइट आंसर क्या है? अडकुंडे इनकी बहुत महान कृति है जो कि लगभग 19 खंडों में डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपग्रह रिमोट सेंसिंग जानकारी एकत्र करता है? यानी ये 4 प्रकार के जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इंडिया का है। इनसैट ID है, IRS फर्स्ट A है या इनसैट IC है या आपका स्पॉट है। तो आप इंडिया का उपग्रह इसमें से कौन सा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? IRS
फर्स्ट ए, ये 1988 में लॉन्च किया गया था। और जो स्पोर्ट है वो किसका है, वो फ्रांस का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भूमि उपयोग पैटर्न को निम्नलिखित में से किसी एक की सहायता से सर्वोत्तम रूप से दिखाया जा सकता है। यानी जो लैंड यूज पैटर्न, यानी आपको लैंड दिखाना है कि आप जो है इस लैंड में आप जो है कौन सा वर्क कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा हुआ है या एग्रीकल्चर में भी लगा हुआ तो कौन कौन सी फसलें लगा हुआ है। यानी किसी भी एरिया का जो भूमि उपयोग दिखाना है आपको कि उस भूमि का उपयोग कैसे कर रहे हैं, तो किस प्रकार के डायग्राम का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन है दंड आरेख, श्रेणीबद्ध प्रतीक मानचित्र, पाई आरेख या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाई आरेख। ठीक है, पाई डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सहसंबंध मान निम्नलिखित में से किसी एक के बीच भिन्न होता है। यानी जो आपका कोरिलेशन वैल्यू होता है उसका मान किसके किसके बीच में होता है। -1 से 0 के बीच में, 0 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो कोरिलेशन वैल्यू होती है वो किसके बीच में, -1 से +1 के बीच में ही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जो क्लाइमोग्राफ है आपका, जो आपका क्लाइमोग्राफ में सापेक्ष आर्द्रता के बजाय हिदरग्राफ में क्या दिखाया जाता है। यानी जो आपका क्लाइमोग्राफ में जहाँ पर हम सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिखाते हैं, तो उसी स्थान पे हम हिदरग्राफ का अगर प्रयोग करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना दिखा के बल्कि क्या दिखाएंगे। ऑप्शन है संघनन दर, वार्षिक वर्षा, पूर्ण आर्द्रता या वार्षिक धूप। तो क्लाइमोग्राफ में जहाँ पर हम सापेक्षिक आर्द्रता दिखाते हैं, वहीं पर हिदरग्राफ में हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का दिखाते हैं, यानी पूर्ण आर्द्रता को हम दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला है कि रिमोट सेंसिंग का मूल रूप है। रिमोट सेंसिंग अगर बात किया जाए तो उसका मूल काम क्या होता है। ऑप्शन ए है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, बी है टोही सर्वेक्षण, सी है रडार इमेजरी व्याख्या या डी है क्षेत्रीय फोटोग्राफ। तो जो रिमोट सेंसिंग का मूल रूप है वो क्या काम करता है, एरियल फोटोग्राफ का काम करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना नहीं है। यानी जो सरफेस पे ऐसी कौन सी ऐसी घटना होती है जो नहीं होती है। ऑप्शन है उत्सर्जन, प्रकीर्णन या परावर्तन या संचरण। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्कैटरिंग प्रोसेस होता है ये धरातल पे ना होकर बल्कि कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन। अगला है कि भूदृश्य यानी जो लैंडफॉर्म होते हैं वो संरचना, प्रक्रिया और समय का प्रतिफल होता है। यानी जो लैंडफॉर्म होता है स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम का एक रिजल्ट होता है, एक कार्य होता है। ये किसके द्वारा बताया गया है, चार्ल्स लियोल के द्वारा, पेंग के द्वारा, डटन के द्वारा या डेविस के द्वारा। तो डेविस ने जो अपनी थ्योरी दी थी 1899 में, उन्होंने अपनी थ्योरी में ही बताया था कि जो लैंडफॉर्म होता है वो किसका प्रतिफल होता है, वो संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है। इन्हीं तीनों के कारण किसी प्रकार के लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अगला है 27 कह रहा है कि यांत्रिक अपक्षय से किसकी विशेषता है। यानी जो मैकेनिकल बदलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, कोस्टल रीजन में, भूमध्यरेखीय क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में या उपरोक्त सभी में। तो अगर मैकेनिकल वेदरिंग की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो मैकेनिकल वेदरिंग इसमें इस ऑप्शन में देखा जाए तो रेगिस्तानी जो एरिया होता है यहाँ पर मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है। बाकी कोस्टल रीजन में मैकेनिकल के साथ साथ केमिकल भी होता है, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ऑक्सबो लेक आमतौर पर नदी चक्र के किस भाग में देखी जाती है। यानी जो ऑक्सबो लेक होती है, जो मियांडर के समय, जैसे मियांडर जो होता है, जब ये मियांडर का ये पार्ट्स इस नदी के साथ, इस नदी से अलग हो जाता है तो इसी को ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो ये ऑक्सबो लेक ये कह रहा है कि नदी के किस स्टेट में बनते हैं, ऊपरी कोर्स में, जो है मिडिल कोर्स में या लोअर कोर्स में या सभी कोर्स में। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका मध्य कोर्स में यानी मिडिल कोर्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अंडे की टोकरी की स्थलाकृति का संबंध किससे है। ऑप्शन है स्कर्श से, ड्रमलिन से, हिमानी धौत मैदान से या कोरी से।
तो जो आपका बास्केट ऑफ एग होता है यानी अंडे की टोकरी होती है, वो जो ड्रमलिन होता है, ड्रमलिन क्या है, एक प्रकार से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है किसका, ग्लेशियर का। तो जो ड्रमलिन होता है उसी का दूसरा नाम क्या है, अंडे की टोकरी के, क्यों देखने पर जो उल्टे आकार की अंडे की टोकरी होती है उसी आकार का दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, उल्ट जो है ड्रमलिन का नाम अंडे की टोकरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी ड्रमलिन। अगला है कि जब दो गुफाएं एक दूसरे के निकट आती हैं तो क्या बनता है, ढेर बनता है, स्टंप बनता है, मेहराब बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी ये मरीन की इरोजन के द्वारा जो है दो गुफाएं होती हैं, एक इधर से, यानी ये कोई चट्टान, इसको आप 2D 3D समझिए, और इधर से गुफा बन रही है, इधर से भी गुफा बन रही है, और जब आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, मेहराब का निर्माण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवों के ऊपर यानी पोलर रीजन में क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन है 16 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर। ठीक है, और वहीं पर अगर विषुवत रेखा पर देखा जाए तो कितना हो जाता है, लगभग 18 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। अगला है कि यदि आने वाली सौर विकिरण 100% है, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन 100% है, तो धूल के कणों के द्वारा प्रकीर्णन कितना होता है, 27%, 2%, 6% या इनमें से कोई नहीं। तो अगर 100 इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है तो उसमें से जो 6% होता है उसको धूल कणों के द्वारा क्या किया जाता है, स्कैटर कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला है पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, 35%, 25%, 35%, 45% या 55%। तो पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वो कितना है, वो आपका है 35%, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्या है, अगला है डोलड्रम एक जोन है, किस प्रकार का जोन है, एक अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र का जोन है, या अंतर उष्णकटिबंधीय विचलन का क्षेत्र है, या स्थानीय पवन का क्षेत्र है, या फ्रंटोलिसिस का। तो जो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 0 डिग्री के आसपास जो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी हवाएं आती हैं और जो दक्षिणी पूर्वी हवाएं आती हैं, ये कहाँ पे मिलती है, विषुवत रेखा के पास मिलती हैं और कन्वर्ज करती हैं, और एक प्रकार के यहाँ पर विशेष प्रकार के क्षेत्र का यानी जोन का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोलड्रम। तो ये क्या होता है, एक इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र। अगला है कि जेट स्ट्रीम क्या है, एक गर्म जलधारा है, एक ठंडी जलधारा है, एक स्थानीय पवन है, या ऊपरी पछुआ हवाएं हैं। आपको बताना है कि जेट स्ट्रीम क्या है। तो जेट स्ट्रीम क्या है, एक ऊपरी पछुआ हवाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सर्क का निर्माण किसके कारण होता है। ऑप्शन है संघर्षण, बेसल सैंपिंग, अपस्फीति या घर्षण के कारण। तो जो सर्क का फॉर्मेशन होता है, सर्क किसके द्वारा निर्मित होता है, ग्लेशियर के इरोजन के कारण निर्मित होता है, और इसका आकार कुछ इस तरीके से होता है, यानी आराम कुर्सीदार कुछ स्थलाकृति होती है ये। ठीक है, ये इसी प्रकार से बनते हैं। तो जो इसका फॉर्मेशन होता है ये होता है बेसल सैंपिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन को किसके द्वारा स्थिर किया जाता है, फिक्स किया जाता है। ऑप्शन है ब्रह्मांडीय विकिरण के द्वारा, उल्कापिंड के द्वारा, या बिजली चमकने से, या ये सभी के द्वारा। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है वो होता है बिजली चमकने के कारण, क्योंकि जब लाइटनिंग होती है तो उसका टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है वो कई भागों में कई रूपों में टूट जाता है, और इसी प्रकार टूटता रहता है और नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी बिजली का चमकना। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्र के साथ महाद्वीपीय शेल्फ कैसी होती है, यानी कहीं पर पर्वत है ये, तो इसके आसपास कोई जो शेल्फ रहेगी महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ रहेगी वो कैसी रहेगी, विच्छेदित रहेगी, खड़े युक्त रहेगी, दांतेदार रहेगी, या संकरी रहेगी। तो जहाँ कहीं भी पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं तो वहाँ पर महाद्वीपीय मणितट क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है। क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है पनडुब्बी घाटियाँ पाई जाती हैं। इसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत कठिन है, इसको इंग्लिश में देखिए कि जो सबमरीन कैनियन होते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पे, महाद्वीपीय मग्न तट पर, महाद्वीपीय मग्न ढालों पर, गहरे समुद्री मैदानों पर, या महाद्वीपीय उत्थान पर यानी कॉन्टिनेंटल राइज पर। तो सबमरीन कैनियन कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढालों पर यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भूमि का वह भाग जो समुद्र के पानी में डूब जाता है उसको क्या कहते हैं? अगाध मैदान कहते हैं, खाई कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल बोलते हैं, या महाद्वीपीय मग्न तट यानी महाद्वीपीय सतह बोलते हैं। तो इसको जो भूमि का वह भाग, जैसे ये आपका भूमि है, ठीक है, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा भूमि है, इसका वह भाग, जैसे मान लीजिए कोई एक पोर्शन ये है, यहाँ पर क्या आ गया, पानी आ गया, तो भूमि का वह भाग जो कि हिस्सा किसका है, स्थल का है, यानी भूमि का है, लेकिन ये किस में डूब गया है, जल में डूब गया है, तो इसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 कह रहा है कि 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ही खाद्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, यानी इससे एक खाद्य श्रृंखला बनानी है और उसमें देखना है कि कौन सा एक उस खाद्य श्रृंखला में फिट नहीं बैठता है। ऑप्शन है मेढक, सांप, कीड़ा और बकरी। तो अगर हम इसे खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो पहले हो जाएगा कीड़ा। कीड़ों को कौन खा लिया, आपका मेढक खा लिया, और मेढक को अल्टीमेट कौन खा लिया, सांप खा लिया। तो इस प्रकार से एक जो आपका जो आहार की जो श्रृंखला है यानी फूड चेन है वो डेवलप हो गई। तो यहाँ बकरी का किसी प्रकार से काम नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ताप विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित से किसी एक पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, यानी जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो किस पर इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, वायु प्रदूषण पर, जल प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, धरा यानी लैंड प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, या नॉइज पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं। तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उससे किसी प्रकार का नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। अगला है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में प्राथमिकता दी जा रही है, यानी पहले हम ट्रेडिशनल ऊर्जा के प्रयोग कर रहे थे, जैसे मान ली कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके वैकल्पिक स्रोत पे ध्यान दे रहे हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी जा रही है किसको दी जा रही है, ऑप्शन है इसमें आपका कोयला, हवा, पेट्रोलियम या जल को। तो अब बेसिकली देखा जा रहा है कि जो नए नए तरीके आ रहे हैं कि ऊर्जा निर्माण के, तो उसमें हम देखते हैं कि हम इस प्रकार से ऊर्जा का प्रयोग करें ताकि लागत हमारी कम लगे और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो ये ऑप्शन है आपका जो विंड एनर्जी है और जो वाटर है, इसमें दोनों में से एक ऑप्शन सही जाना चाहिए। इसमें किसको प्राथमिकता दी जा रही है, तो मेरे हिसाब से इसमें जो होना चाहिए वो वाटर होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउट में रखेंगे तो आंसर क्या आएगी, तो वहाँ पर इसको हम क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या आंसर माना जा रहा है। बाकी आप इसको जल यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हो रही है उसको हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रकार की स्वच्छ ऊर्जा है, इससे किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक संसाधन है, यानी ए बायोटिक रिसोर्स है। ऑप्शन है कोल, फॉरेस्ट, जल या खनिज तेल। इसमें कुछ मिस्टेक है, ये पूछ जा रहा है कि इसमें कौन सा अबायोटिक रिसोर्स है। तो इसमें अबायोटिक तो कोयला भी है, इसमें अबायोटिक तो जल भी है और अबायोटिक खनिज तेल भी है। तो इसमें पूछना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पर अबायोटिक की जगह क्या पूछना चाहिए था, बायोटिक पूछना चाहिए था। बायोटिक का मतलब क्या हुआ, जो लिविंग थिंग्स होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका जंगल आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला है कि रासायनिक उर्वरक की पूर्ति के लिए एक अत्यधिक प्रभावी, सस्ता और नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित से क्या हो सकता है। ऑप्शन है हरी खाद, फलीदार फसलें, जैव उर्वरक या तेल कोक। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो जो है रासायनिक उर्वरक की जगह पर हम बायो फर्टिलाइजर का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अगला है कि इष्टतम जनसंख्या की अवधारणा, यानी जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी है, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी मूलतः निम्नलिखित किस प्रकार की थियरी है। एक आर्थिक थियरी है, सामाजिक थियरी है, कृषि यानी एग्रियन थियरी है या बायोटिक थियरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक, क्योंकि ऑप्टिमम पॉपुलेशन हम कैसे देखते हैं, जो हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, और एक तरफ क्या रख देते हैं, हम उनकी पर कैपिटा इनकम रख देते हैं और इसी से तुलना करते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपके पास रिसोर्स है और एक तरफ आपका पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन अधिक है, रिसोर्स कम है तो भी अच्छी बात नहीं है। पॉपुलेशन बहुत अधिक कम है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो भी अच्छी बात नहीं है। जहाँ पर पॉपुलेशन और रिसोर्स का बैलेंस होता है वो तरीका क्या होता है, अच्छा होता है, उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक।
अगला है कि मानव भूमि अनुपात की गणना की परिष्कृत विधि क्या है? अंकगणितीय घनत्व, कुल घनत्व, ओफड़ घनत्व या ग्रामीण घनत्व। तो जो अर्थमेटिक घनत्व होता है यानी अर्थमेटिक डेंसिटी होती है, उसमें हम मानव और भूमि का रेशियो देखते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? ऑप्शन है 934, 943, 1020 या 929। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 943 यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 है कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रवास के अध्ययन से जनसांख्यिकीय तथ्य का पता चलता है। यानी कहीं पर माइग्रेशन हुआ है तो वहाँ पर हम स्टडी करेंगे तो क्या हमें किसके बारे में जानकारी मिलेगी? घनत्व के बारे में, जनसंख्या परिवर्तन के बारे में, गतिशीलता पैटर्न के बारे में या मृत्यु दर पैटर्न के बारे में। तो हमको किसके बारे में पता चलेगा? जनसंख्या परिवर्तन के बारे में, पॉपुलेशन चेंज कि अब पॉपुलेशन पहले यहाँ पर क्या थी, अब कितनी हो गई, उसमें मेल कितना बढ़ गए, फीमेल कितना बढ़ गए, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो गई है, जो है वहाँ पर सेक्स रेशियो कितना हो गया है। तो पॉपुलेशन चेंज के साथ हम सारी चीज़ों को क्या कर लेंगे? आसानी से मेजर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार या केरल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार के बाद कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो ये टोटल आपके कुल 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन को हमने अच्छे से जो है यहाँ पर इसकी आंसर देखा, और आप लोग भी इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। हम लोग मिलते हैं अपने एक नए सेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक।